वेलकम बच्चों। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर एसी सर्किट्स। प्रीवियस क्लास में हमने प्योर इंडक्टर तक का केस देखा था और अब हम लोग इसको शुरू करेंगे आगे प्योर कैपेसिटर से और फिर इनके कॉम्बिनेशन के केसेस देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा एसी सर्किट नंबर 3। अप टू सर्किट नंबर 2 हम लोग प्रीवियस क्लास तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर। तो प्योर कैपेसिटर के केस में यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर लगा है जो कि प्योर फॉर्म में है, ऐसा हम अज्यूम करके चलेंगे। अप्लाइड ईएमएफ हमने E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी अप्लाई किया है और यहाँ पर हम अप्लाइड ईएमएफ की इस इक्वेशन के कंपैरिजन में देखेंगे करंट किस तरीके से यहाँ पर डेवलप होती है और उसका कंपैरिजन क्या है करंट ईएमएफ के साथ, और उसके बाद फिर फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो बढ़ाते हैं इसको आगे। हमारे पास कैपेसिटर के केस में हम जानते हैं करंट का जनरल फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। इंस्टेंटेनियस फॉर्म में हम इसको स्मॉल डी क्यू, स्मॉल चार्ज के लिए डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं। डी बाई डी टी ऑफ क्यू भी लिखा जा सकता है इसको। और यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में जो क्यू की वैल्यू आएगी उसको हम लिख सकते हैं सी वी। सी इसमें कैपेसिटेंस है, वी इसमें अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है जो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई की फॉर्म में है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमें सी और ई नॉट यहाँ पर कांस्टेंट मिलता है जिसे हमने बाहर निकाला है। डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी एक्सप्रेशन है। डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी फॉर्मूले से आता है। और उसके बाद हम यहाँ ओमेगा और इस सी को, सिर्फ ये दो फैक्टर, इनको हम डेलिबरेटली अपॉन में ले जा रहे हैं इसको एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन बनाने के लिए। ये हमने ओमेगा सी जो मल्टीप्लाई में था उसको हमने 1 अपॉन ओमेगा सी लिखा है। एज इट इज़ एक्सप्रेशन बाकी का हमने एज इट इज़ रख दिया है ई नॉट कॉस ओमेगा टी डी टी। तो आई इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी, और ब्रैकेट में जो कॉस ओमेगा टी है इसको हमें साइन से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हम इसको वापस साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 प्लस थीटा, तो रिवर्स भी कह सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा है। तो कॉस ओमेगा टी की जगह साइन 90 प्लस ओमेगा टी हमने लिख दिया है। तो ई नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी, इसको साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 रिवर्स में लिख सकते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। साइन ओमेगा टी अगर 1 हो जा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर 1 हो जाता है तो आई की वैल्यू सिर्फ ई नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी होगी और ये आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू की फॉर्म में यहाँ पर आ रही है। तो ये जो ई नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी है ये आई नॉट का काम कर रहा है, इसलिए हमने उसको आई नॉट पुट कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर इसको मैक्सिमम भी कह सकते हैं। तो एक्सप्रेशन आई नॉट, ई नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी से आई इज इक्वल्स टू आई नॉट, ब्रैकेट के अंदर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमारा काम है इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर करना। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 में कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है, हमें यहाँ पर ये मालूम चल रहा है कि जो करंट है उसके पास पाई बाई 2 का फेज एडिशनल है। इसका मतलब करंट लीड द ईएमएफ बाय फेज ऑफ पाई बाई 2। ये हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पर आपको ध्यान देना है। तो फेज डिफरेंस हमारा आ जाता है इस केस में पाई बाई 2। प्योर एल के केस में भी फेज डिफरेंस पाई बाई 2 बना था, बट वहाँ पर करंट लैग कर रही थी और ईएमएफ लीड कर रहा था। इस केस में करंट लीड करती है और ईएमएफ लैग करता है। फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फेजर डायग्राम जो हमने यहाँ बनाया है इसे ध्यान से देखेंगे। ये जो डार्क वाला है ये हमने ईएमएफ ड्रॉ किया है फॉर इंस्टेंटेनियस फॉर्म, साइनोसॉइडल फॉर्म में है, जबकि दूसरा वाला अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखने का यहाँ पर साइन जरूर है लेकिन साइन 90 प्लस थीटा की फॉर्म में है, यानी कि कॉस थीटा बन जाएगा। और कॉस थीटा होने की वजह से इसको हम यहाँ पर एज इट इज़ इसको ड्रॉ करेंगे कॉस फॉर्म में। ये हमारा डॉटेड वाला करंट के फॉर्म में है और ये थोड़ा सा छोटा रहेगा। ये डॉटेड वाला करंट को दिखा रहा है, सॉलिड वाला ईएमएफ को दिखा रहा है। इन दोनों पर अगर हम स्टार्टिंग में यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलेगा, जिसमें ईएमएफ को हमने आगे न्यूट्रल दिखाया तो करंट लीड कर रही है, करंट को आगे दिखाया न्यूट्रल तो ईएमएफ लैग कर रहा है। जैसे चाहो आप वैसे दिखा सकते हो। उसके बाद जैसा हमने प्योर एल के केस में एक नोट देखा था, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो इक्वेशन आई थी आई इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी, इसको हमने लिख दिया ई नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी की जगह एक्स सी। ये जो एक्स सी है और जो 1 बाई ओमेगा सी है ये दोनों एक ही हैं, तो 1 बाई ओमेगा सी को ही एक्स सी का है। कंपेयर किया करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के साथ तो हमें मिला एक्स सी मतलब 1 बाई ओमेगा सी, जिसको एक्सपेंड करके 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये एक तरह से रेजिस्टेंस की जगह आया है
तो हम इसको रेजिस्टेंस तो नहीं बोल सकते, बिकॉज ये प्योर कैपेसिटर है। प्योर कैपेसिटर यानी जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस नहीं होता है, तो यहाँ हमें इसे नाम देना पड़ता है रिएक्टेंस। तो कैपेसिटर के लिए है, इसलिए इसको कैपेसिटिव या कैपेसिटेटिव भी लिखते हैं कुछ बुक्स में। कैपेसिटिव और कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस बोला जाता है। और ये वही फैक्टर है जिसका काम है करंट रेजिस्टेंस जैसा, इट ऑलवेज अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस प्योर कैपेसिटर या कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस प्योर कैपेसिटर। फ्रीक्वेंसी के साथ ये इन्वर्स रिलेशनशिप में है। ऐसा यूनिट इसके लिए ओम आ रही है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके साथ देखें तो हमें मिल रहा है डायमेंशन सेम एज रेजिस्टेंस, यानी कि ml2t-3a-2, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द फैक्टर विच अपोजेस फ्लो ऑफ AC अक्रॉस कैपेसिटर। ये हमारा कॉन्सेप्ट आया है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर हम DC के लिए काम करते हैं तो DC के लिए न्यू की वैल्यू हमें मिलती है 0, तो 1/0 इन्फाइनाइट हो जाएगा, यानी कि जो कैपेसिटर है प्योर कैपेसिटर वो DC के लिए इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, यानी कि वो कैपेसिटर को ब्लॉक करेगा। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ज़रूर आप इसमें याद रखेंगे। और यहाँ तक आते आते हमने प्योर L, प्योर R और प्योर C को पढ़ लिया है, जिनके फेज़र डायग्राम को अगर हम एक बार फिर से देखें तो फेज़र डायग्राम हमें कुछ इस तरीके से मिल रहे हैं। उससे पहले आप चाहें तो इसको पॉज करके यहाँ पर नोट कर लेंगे। बढ़ाते हैं फिर इसको आगे। यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है, नोट में आ रहा है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब हम आगे कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं, तो ये 3 फेज़र डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। ये है हमारा प्योर आर का केस, जिसमें करंट और EMF सेम डायरेक्शन में है। करंट को हमेशा लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रखना है आपको। प्योर एल के केस में करंट तो आगे ही रहेगी हॉरिजॉन्टल, बट EMF लीड करता है ऊपर की तरफ। और ऐसे प्योर कैपेसिटर में अगर करंट आपने हॉरिजॉन्टल रखी है तो EMF लैग करता है। ऐसे डायग्राम हम बना चुके हैं। अब कॉम्बिनेशन में हम इन्हीं डायग्राम्स को मर्ज करेंगे। देखते हैं कैसे आ रहा है कॉम्बिनेशन का केस। जैसे कि पहला है AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर L एंड रेजिस्टर R इन सीरीज, इसे हम कहते हैं LR सीरीज सर्किट। LR सर्किट कह लीजिए या LR सीरीज सर्किट, एक ही बात है। यहाँ हमारे पास L होगा, R होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं। इंडक्टर के अक्रॉस EL वोल्टेज कंजम्पशन, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ER वोल्टेज कंजम्पशन, और अप्लाइड EMF इज इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा t। L और R की बिहेवियर को हम देख चुके हैं, तो हमें यहाँ पर प्योर L और प्योर R का जो केस है उसको मर्ज कर देना है। इसको उठाकर अगर हम इसके ऊपर ले आएँ तो करंट कॉमन है, EMF रेजिस्टेंस का आगे ही होगा, लेकिन इंडक्टर का ऊपर की तरफ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे हमने डायग्राम, फेजर डायग्राम कैसे बनाया है। हमने एक करंट को ड्रॉ किया है जो दोनों में सेम है सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से, तो ये वो करंट आ गई है। रेजिस्टर के अक्रॉस जो EMF है ER वो आगे जाएगा, और इंडक्टर के अक्रॉस जो EMF है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि इंडक्टर के EMF का नेचर है लीड करना 90 डिग्री से करंट के साथ, और रेजिस्टर के EMF का नेचर है सेम फेज में रहना। तो EL और ER का नेट इफेक्ट हमने बीच में से ड्रॉ कर दिया E। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर जब हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर ये EL है तो मैग्नीट्यूड में ये भी EL होगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ EL स्क्वायर प्लस ER स्क्वायर। E इसमें वोल्टेज है जिसका फॉर्मूला करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। इंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस हम देख ही चुके हैं, वो XL की फॉर्म में आता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऐसे ही रेजिस्टेंस में IR आ गया है, I का स्क्वायर कॉमन करके बाहर निकाला तो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है I इज इक्वल्स टू E अपॉन अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जिसको हम E अपॉन Z लिख देते हैं। और इसे भी अगर हम कंपेयर करें तो करंट इक्वल टू यहाँ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस है, लेकिन ये प्योर रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलकर हम इसे नाम देते हैं इम्पीडेंस। जो इम्पीड वर्ड से बनकर आया है, ये इम्पीड वर्ड से ही बनाया गया है इसको, और इम्पीड का मतलब भी यहाँ पर है अपोज करने से। तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर जो आया है वो इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट कहलाता है। ऐसा यूनिट इसके लिए ओम। डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम। फेज डिफरेंस देखेंगे तो 10 फाई इसी फिगर से हमारे पास आ जाता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज EL अपॉन बेस ER। तो यहाँ हमारे फॉर्मूले में EL अपॉन ER आया है, उसमें से हमने I XL और IR में I कैंसिल किया है, और ये फार्मूला हमने डायरेक्टली XL अपॉन R लिख दिया है। तो फाई का फार्मूला tan इनवर्स XL अपॉन R बन जाता है। इसको आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास AC सर्किट कंटेनिंग C एंड R इन सीरीज। अब अगर आपने पहला अच्छे से सीखा है तो उसको सीखने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी आपको।
यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वही है, कैपेसिटर C और रजिस्टर R, EC कैपेसिटर की वोल्टेज, ER रजिस्टर की वोल्टेज, अप्लाइड EMF सेम। फेजर डायग्राम में करंट को हम आगे हॉरिजॉन्टल दिखा रहे हैं, रजिस्टर वोल्टेज ER आगे आ जाएगा। इस बार कैपेसिटर की वोल्टेज नीचे जा रही है लैग करने के नेचर के अकॉर्डिंगली। EMF यहाँ पर हमने इसका न्यूट्रल इफेक्ट कंबाइंड इफेक्ट बनाया है। और उसके बाद हमारा ये अगर EL है, EC है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट भी EC ही होगा। तो इस ट्रायंगल में फिर से पाइथागोरस थ्योरम पहले की तरह IXC, इस बार XC होगा, IR अपनी जगह पर, और एक्सप्रेशन में I कॉमन निकालने के बाद I = E/Z, जिसमें Z का फॉर्मूला हमारे पास फिर से आ गया √XC² + R²। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ CR सर्किट। ये हमारे CR सर्किट का इम्पीडेंस है। SI यूनिट ओम, डायमेंशनल फार्मूला सेम एज रेजिस्टेंस। और फिर से फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से परपेंडिकुलर EC/ER, EC को हमने लिखा IXC/IR, I से I कट गया और हमारा फार्मूला बचा है XC/R। तो फाई का फार्मूला tan इनवर्स XC/R बन जाएगा। और ये हमारा एक्सप्रेशन फिर से फेज डिफरेंस का तैयार हो गया। अभी एक छठा केस और है हमारे पास, 6th केस, जिसमें हम L और C को सीरीज में लेंगे। तो देखते हैं क्या है उसका नेचर। उससे पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट आ रहा है AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज, LC सीरीज सर्किट बोलेंगे इसको। L और C लगा है, EL और AC, इसमें R नहीं है तो करंट को तो हमने न्यूट्रल ही दिखाया आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल। EL ऊपर जा रहा है लीड करते हुए, EC नीचे आ रहा है। अब इन दोनों में किसी एक को बड़ा मानते हुए हमने EL को बड़ा माना है, तो नेट इफेक्ट EL - EC, जो कि नेट E वैल्यू फेज डिफरेंस π/2 दे रहा है। तो फेजर डायग्राम से ही मिल गया, E = EL - EC। वोल्टेज को रखा करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो EL में IXL, कैपेसिटर में IXC, I कॉमन किया। कॉमन लेने के बाद फिर से I = E/Z, जिसमें फॉर्मूला √XL - XC का एक्सप्रेशन आया है। इम्पिडेंस ऑफ LC सर्किट हम इसे कहते हैं। और SI यूनिट हमारे पास यहाँ पर आ रही है ओम। तो डायमेंशनल फार्मूला सेम एज रेजिस्टेंस, फेज डिफरेंस π/2 हमें दिख ही रहा है। अगर यहाँ इंडक्टर डोमिनेटिंग होगा तो इंडक्टर की वजह से जो नेट EMF होगा, फेज डिफरेंस ∅ = π/2 इज लीडिंग ऑफ वोल्टेज ओवर करंट। और अगर कैपेसिटर डोमिनेटिंग नेचर का होगा तो कैपेसिटर के डोमिनेटिंग नेचर से करंट विल लीड ओवर EMF बाय π/2। ठीक है, बढ़ाते हैं। नेक्स्ट 7th सर्किट है हमारा, लास्ट सर्किट कह सकते हो आप इसे। इसमें तीनों को सीरीज में लिया गया है, L C R सीरीज में है। L के अक्रॉस EL वोल्टेज, कैपेसिटर के अक्रॉस EC वोल्टेज और रजिस्टर के अक्रॉस ER वोल्टेज। अप्लाइड EMF सेम। फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट फिर से समझ लीजिए। करंट हॉरिजॉन्टल है, जो पहली वोल्टेज ये ER है यहाँ पर, उसको हमने सेम रख दिया। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे लीड करा दिया ऊपर, और जो कैपेसिटर की वोल्टेज है उसे लैग करा दिया है। अब पहले EL और EC का नेट इफेक्ट हमने EL - EC बना लिया, और फिर EL - EC और ER का कंबाइंड इफेक्ट E बनाया है। तो ये परपेंडिकुलर अगर EL - EC है तो ये परपेंडिकुलर भी EL - EC होना है। और इस फेजर डायग्राम के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। उससे पहले आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो हमें कॉन्सेप्ट मिल रहा है वो कुछ ऐसा है, देख सकते हैं यहाँ पर। ट्राइंगल में E = √EL - EC का होल स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। I स्प्लिट किया है तो EL में IXL, EC में IXC, ER में IR। I को कॉमन करके बाहर निकाला, I = E/Z। और इस बार ये एक्सप्रेशन, बड़ा सा एक्सप्रेशन आया है फिर से Z का। दिस इज कॉल्ड इम्पिडेंस ऑफ LCR सर्किट। ये हमारे LCR सर्किट का इम्पिडेंस है। SI यूनिट ओम, डायमेंशनल फार्मूला सेम एज रेजिस्टेंस। और फेज डिफरेंस हमारा फिर से tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्म में XL - XC/R कैसे आया, EL - EC/ER, I कॉमन लेकर कैंसिल किया, और XL - XC/R हमारे पास फॉर्मूला है। तो phi = tan इनवर्स XL - XC/R। यहाँ तक आते आते हमने ये 7 सर्किट पढ़ लिए हैं, जिसमें करंट की वैल्यू, EMF की वैल्यू की इक्वेशन, फिर इसमें इम्पिडेंस या रिएक्टेंस, उसका नेचर और फेज डिफरेंस ही आपको पता होना चाहिए। तो इसको याद करने के लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड है जो आपको बताया जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, थोड़ा सा उसको देखते हैं। उससे पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। और न्यूमेरिकल के लिए खासतौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल हम देखने जा रहे हैं। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये हमें बताता है, कंप्लीट डिटेल देता है ऑफ AC सर्किट। और इसमें आप ये बस पहला वाला फॉर्मूला भी अगर याद रख लेते हैं तो आपका काम सभी AC सर्किट के लिए चल जाएगा। किस तरह से, जैसे कि LCR सर्किट का रिवर्स में लेकर चल रहे हैं। LCR सर्किट में हमने इम्पीडेंस या रिएक्टेंस देखा था √XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
और फेज डिफरेंस है tan इनवर्स XL माइनस XC बाय R। इसके बाद जैसे जैसे हम सर्किट में नीचे जाएंगे, जो नहीं है उसको 0 रख देंगे। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, LR सर्किट में C नहीं है तो हमने यहाँ C को 0 कर दिया, तो C अगर यहाँ 0 कर दोगे तो XC 0 हो गया और उससे हमारा फॉर्मूला XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट आ गया। ऐसी 5 फेज डिफरेंस tan इनवर्स XC को 0 रखा तो XL अपन R। दूसरे केस में देखेंगे, CR में L नहीं है तो यहाँ L को हटा दिया गया है, बाकी बचा हुआ फॉर्मूला आ गया और वही फेज डिफरेंस में भी आया है। L और C में देखेंगे तो R नहीं है, यहाँ से R को 0 करेंगे, ये होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंडर रूट XL माइनस XC होगा। यहाँ R अगर 0 रखते हो तो एनीथिंग अपॉन 0 इन्फाइनाइट और tan इनवर्स इन्फाइनाइट 90 डिग्री वैल्यू पर होता है। ऐसे प्योर L में C और R दोनों को हटा दिया तो सिर्फ XL बचा। XL का फॉर्मूला ओमेगा L 2 पाई न्यू L भी बनता है और यहाँ पर भी फेज डिफरेंस π/2 है क्योंकि R की वैल्यू 0 और एनीथिंग अपॉन 0 इन्फाइनाइट से tan इनवर्स इन्फाइनाइट 90 डिग्री के लिए ही होता है। इसके बाद प्योर C देखेंगे तो इसमें L और R को 0 कर दिया गया है, फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, फेज डिफरेंस π/2 है। और लास्ट सर्किट आता है हमारा प्योर R, जिसमें L और C को हटा देना है, 0 कर देना है, ये R बाहर आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली फाई की वैल्यू, फेज डिफरेंस की वैल्यू 0 डिग्री बन जाएगी। तो ये हमारा एक टेबल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। इसको अच्छे से थॉरोली देखना है, पढ़ना है, समझना है और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसके बाद के कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे आपके लिए अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।